अगर आपका भी सीक्वल इंटरव्यू आ रहा है और आपको लास्ट मिनट प्रिपरेशन करनी है कि सीक्वल इंटरव्यू को क्लियर कैसे करते हैं, तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और इस चैनल पे आई एम हेल्पिंग यू गाइस टू लैंड योर वेरी फर्स्ट जॉब इन द टेक इंडस्ट्री। तो मैंने आज तक बहुत सारे रोड मैप्स के बारे में वीडियोस अपलोड करी हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अपलोड करे हैं और आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं कि आप सीक्वल इंटरव्यूज को क्लियर कैसे करोगे। अब यार यूट्यूब पे मैंने एक ट्रेंड नोटिस करा कि सीक्वल की क्वेरीज कैसे लिखते हैं, इसके बारे में बहुत सारे टेक ट्यूटोरियल्स हैं। तो पिछले महीने ने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए फ्रॉम एंट्री लेवल टू द इंटरमीडिएट लेवल, और यार उसमें ना मैंने एक पैटर्न नोटिस करा कि लोगों को टेक्निकल साइड ऑफ द थिंग्स तो पता है, बट उनको एक्चुअली ये नहीं पता कि किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू को देते कैसे हैं, स्पेशली द सीक्वल इंटरव्यू। तो आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ कि जब आप टेक्निकल साइड ऑफ द थिंग्स आपको क्लियर हो, एक सीक्वल इंटरव्यू को अप्रोच कैसे करते हैं। आई फेल्ट लाइक कि इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है, सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। तो यार सबसे पहले आप ये समझो कि जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, इसको रादर देन आप ये सोचो कि एक इंटरव्यू जिसमें आपको जज किया जाएगा, इसको आप ये सोचो कि दिस इज सॉर्ट ऑफ ए डिस्कशन, जहाँ पे इंटरव्यू का ये रोल होता है कि दे विल हैव टू डिसाइड कि आप उनकी टीम में वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते, राइट। सो दिस सॉर्ट ऑफ ट्राई टू डिस्कस ये चीज़ें कि आपको कितनी टेक्निकल नॉलेज है, आपका टीम फिट कैसा है, और अगर आप एंट्री लेवल या फिर एक जूनियर पोजीशन के लिए हायर हो रहे हो, तो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प करी जाए तो क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज द होल पर्पस ऑफ द इंटरव्यू। तो ट्राई टू थिंक इट मोर लाइक ए डिस्कशन, क्योंकि जब आपका ये माइंडसेट होगा ना, तो आप उस सामने वाले को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओगे और आपके ऊपर प्रेशर भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जब आपको एक सीक्वल क्वेश्चन दे देते हैं, राइट, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जब मैं इंटरव्यू ले रहा था वो एक गलती कर रहे थे कि स्ट्रेट अवे उनको लगता था कि उनका टाइमर स्टार्ट हो चुका है एंड जो इंटरव्यूअर है वो उनको फर्स्ट सेकंड से ही एक्सपेक्ट करा कि वो क्वेरी को लिखना स्टार्ट कर दे, जो कि एक बहुत गलत अप्रोच है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, आपके एज केसेस क्या है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप हमेशा एक गलत सोल्यूशन की तरफ जाते हो, राइट। सो मैं एक ट्राई कर रहा था कि एक फ्रेमवर्क आपके लिए बनाया जाए कि जिसमें आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करो बिफोर एक्चुअली स्टार्ट राइटिंग द सीक्वल क्वेरी इन योर टेक्निकल इंटरव्यूज। सबसे पहले आपको क्लैरिफाई करना है क्वेश्चन। ये मेक श्योर करो कि आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टॉप 3 हाईएस्ट सैलरीज को ढूंढना हो, आपको एक डेटा सेट दिया होगा, तो आपको एक क्वेरी आती है कि कैन यू फाइंड अस द टॉप 3 हाईएस्ट सैलरीज, राइट। अगेन मैं इस वीडियो के लिए बहुत सिंपल क्वेरीज ले रहा हूं ताकि हम लोग सीक्वल की डेप्थ में ना जाए, रादर हम इस पे फोकस करें कि उन क्वेरीज को आंसर कैसे करते हैं। तो अब इसमें आपको क्लैरिटी के लिए, रिक्वायरमेंट्स के लिए यू कैन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, हमने फाइंड करनी है 3 हाईएस्ट सैलरीज, तो ऐसा सिनेरियो जहां पे 2 एम्प्लॉयज की सैलरी सेम हो, तो क्या हम उसको कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जब टाई हो जाए इन सैलरीज में, तब हम क्या करेंगे, तब भी हमें टॉप 3 चाहिए। या फिर अगर 3 एम्प्लॉयज की सेम सैलरी होगी, तो क्या हम उन 3 सैलरीज को टॉप 3 सैलरीज मानेंगे, या फिर जो इंटरव्यूअर है उसको डिस्टिंक्ट 3 सैलरीज चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी है 10,000, दूसरे की भी है 10,000, तीसरे की भी 10,000 है, देन देयर इज अनदर एम्प्लॉय जिसकी 8,000 है, राइट। सो और फिर उसके बाद है किसी की 7,000, तो इंटरव्यू को आउटपुट में क्या 10,000 10,000 10,000 ऐसे 3 ये चाहिए, या फिर 10 8 एंड 7 के ये वाली सीक्वेंस में चाहिए, राइट। सो ट्राई टू क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट्स फर्स्ट, एंड ऑल्सो कि इसको किस ऑर्डर में चाहिए, कि असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। इवन दो द क्वेरी इज वेरी सिंपल, इससे आपको बहुत सारे एडवांटेज होंगे। सबसे पहले तो इंटरव्यू को ये समझ आएगा कि आप एज केसेस और बिजनेस कॉन्टेक्ट को समझने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि रियल लाइफ में भी ये होता है कि आप डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करते, यू ट्राई टू गैदर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इससे इंटरव्यूअर के दिमाग में, अगर आप एट द एंड क्वेरी को ना भी पूरी लिख पाओ, उनको पता है कि दिस पर्सन इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, तो आपके पास थोड़ा सा एज रहता है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले कि आपको मान लीजिए आपको क्वेरी मिलती है कि गेट ऑल द एम्प्लॉयज हु जॉइंड इन द लास्ट 6 मंथ्स, तो इसमें भी आप स्ट्रेट अवे क्वेरी लिखने से पहले आप ये क्लैरिफाई करने की कोशिश करो कि फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ डेट आज से स्टार्ट होते हैं या फिर प्रीवियस डे से स्टार्ट हुए, सो हाउ दे आर एज्यूमिंग कि वो लास्ट 6 मंथ है। या फिर जो डेट कॉलम है, इज इट इन स्ट्रिंग फॉर्मेट, ये डेट कॉलम का फॉर्मेट क्या होगा। सो ट्राई टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और या फिर आप ये भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करो कि आर यू जस्ट कंसिडरिंग ऑल द एक्टिव एम्प्लॉयज, राइट। तो इससे आपको एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि इंटरव्यू आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। तो स्टेप नंबर 2 होगा स्टेट योर अजम्पशंस। इससे यार आपकी प्रोएक्टिव थिंकिंग रिक्रूटर को दिखेगी। और काफी बारी ऐसा होता है कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है, राइट, उसमें आपका लेट्स से कि डेटा क्लीनिंग का आपके पास टाइम नहीं है, तो जो भी चीजें हैं, अगर आप थोड़ी सी अजम्पशंस इंटरव्यू से पूछ लो, तो ये आपकी क्वेरी लिखने में बहुत हेल्प करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक क्वेरी दी जाए कि आपको हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी को कैलकुलेट करना है, तो उस केस में आप इंटरव्यू से ये आप कंफर्म करो या उसको कह दो कि आई एम एज्यूमिंग कि जो सैलरी का कॉलम है उसमें कोई नल वैल्यूज नहीं है, ताकि इंटरव्यूअर ये ना एक्सपेक्ट करता हो कि आप पहले डेटा क्लीनिंग भी करोगे, राइट। तो इससे ये भी पता लगता है कि आप प्रोएक्टिव हो, आप थोड़ा डीपली चीज़ों को सोचते हो, नॉट जस्ट कि आप क्वेरी डंप करने की ट्राई कर रहे हो। इसमें आप ये भी पूछ सकते हो कि उन डिपार्टमेंट्स का क्या है जिनमें 0 एम्प्लॉयज़ हैं। अगेन देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी, बट
क्या पता कुछ डिपार्टमेंट्स नए बने और उसमें भी एम्प्लॉयज़ की हायरिंग ना हुई हो। या फिर आप ये भी पूछ सकते हो कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ एक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जिनको टर्मिनेट कर दिया गया आप उनको भी कंसिडर कर रहे हो। सो दिस वे व्हेन यू आर ट्राइंग टू गैदर इन्फॉर्मेशन आप उनको थोड़ी सी असम्पशंस भी देते हो कि आई एम गोइंग टू जस्ट कंसिडर द एक्टिव एम्प्लॉयज़, आप ये चीज़ भी करते हो, मतलब अपनी असम्पशंस को आप स्टेट कर देते हो। तो उससे बड़ा ही एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है और आपकी जो एक बाउंड्री होती है ना वो भी सेट हो जाती है। उसमें आपको फालतू के केसेस का सोचना नहीं पड़ता और अपने लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी आसान बनाते हो। स्टेप नंबर 3 में आपको कंफर्म करना है कि आपका एग्जैक्ट आउटपुट क्या है। काफ़ी बारी क्या होता है कि आपको एक क्वेरी दी जाती है, आपको एक डेटा सेट दिया जाता है और आप लोग रश कर देते हो क्वेरी को लिखने में। बट उससे पहले जब आपने उससे assumptions पूछ लिया, आपने उससे क्वेश्चन को क्लियर कर लिया, देन ट्राई टू टेल देम कि एक आइडल केस सिनेरियो में दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग, कि कौन कौन से कॉलम्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन से फॉर्मेट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो जो भी आउटपुट होगा, जो भी आप टेबल या फिर कॉलम्स एंड रोज क्रिएट करोगे, जस्ट गिव देम एन एग्जांपल कि अगर आपको टॉप 3 एम्प्लॉयज की सैलरी चाहिए, सो दिस इज गोइंग टू द आउटपुट, इज इट व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। या फिर अगर आपको इमेजिन कर लो कि एक सिनेरियो दिया गया हो कि गेट द सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो उसमें यू कैन आस्क कि आपको एम्प्लॉयज़ भी चाहिए या फिर जस्ट द नंबर सैलरी चाहिए आपको, कि मतलब वॉट एवर द फॉर्मेट द इंटरव्यू इज एक्सपेक्टिंग वो आपको पता होना चाहिए इवन बिफोर राइटिंग द कोड। तो यार अब आप खुद सोचिए कि अगर आप एक सीक्वल का इंटरव्यू दे रहे हो तो प्रॉब्ली आप एक बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर या फिर ऐसे डेटा प्रोफाइल्स के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। तो उसमें वन ऑफ द थिंग दैट इज़ वेरी क्रूशियल इज़ कि आपका माइंडसेट कैसा है, कि आप प्रॉब्लम को कितनी डीपली एनालाइज करते हो। जब आप ऐसे काउंटर क्वेश्चंस करते हो, यू ट्राई टू क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट्स, तो उससे एक बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है एंड दीज आर द ट्रेट्स ऑफ अ गुड डेटा प्रोफेशनल। तो अगर आपके रोल में जैसे रिक्वायरमेंट कि आपको डेटा को लेकर डिसीजंस लेने हैं और आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ के फिर आप क्वेरी पे जंप करते हो, तो इससे जो इंटरव्यूअर है उसको आपका माइंडसेट पता लगेगा और आप एक बेटर कैंडिडेट बनोगे एज कम्पेयर टू द अदर कैंडिडेट्स। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 4 पे, जहाँ पे आपको अपनी अप्रोच को एक्सप्लेन करना है, जिसको हम सूडो कोड भी कह सकते हैं। ये वाली चीज़ यार जो है ना, आपके डीएसए के क्वेश्चंस हो गए या फिर आपके सीक्वल के क्वेश्चंस हो गए, सब में ये वैलिड होती है। द रीज़न इज़ कि जब आप अपनी क्वेरी को आप लिखना शुरू कर दो, राइट, लेट्स से कि आपने सारे रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लिए, असम्पशंस को बता दिया, आपको पता भी है क्या आउटपुट चाहिए। उसके बाद अगर आप गलत डायरेक्शन में चले गए तो आपने अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर दिया और यार इंटरव्यू को भी ये लगा कि अब मैं इसकी हेल्प कैसे करूँ, क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत सारा गलत कोड लिख दिया होगा। सो इवन बिफोर राइटिंग द क्वेरी आपको अपनी अप्रोच को एक्सप्लेन करना होगा। इससे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में पता लगेगा, नॉट ओनली द सीक्वल स्किल्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक सिनेरियो दिया गया हो जिसमें आपको डुप्लीकेट ईमेल्स को फाइंड करना होगा, तो वहाँ पे यू टेल द इंटरव्यूअर कि यू आर प्लानिंग टू यूज़ द ग्रुप बाय। आप ईमेल के कॉलम से आप ग्रुप बाय करोगे एंड देन यूजिंग द हैविंग क्लॉज आप उन सारी ईमेल्स को फिल्टर करोगे जिनका काउंट इज ग्रेटर देन 1, कि दिस इज व्हाट यू हैव इन योर माइंड। एंड जब आप उनको एक्सप्लेन करते हो, जो भी इंटरव्यू नॉट करता है एंड वो कहते हैं कि यार दैट साउंड्स ओके, राइट, तो उसके बाद आप प्रोसीड करते हो अपनी क्वेरी को लिखने के लिए। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर इंटरव्यू को कोई फ्लॉ दिखा या फिर उनको लगा कि आप गलत सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हो, तो वो आपको वहीं पे रोक देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर इसमें ग्रुप बाय नहीं यूज़ होना होता, राइट, अगर इफ़ दे आर एक्सपेक्टिंग सम अदर सोल्यूशन, दे कुड हैव पॉइंटेड यू आउट कि आपको लगता है कि ग्रुप बाय के अलावा हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, या डू यू थिंक देयर इज़ अ बेटर वे टू सॉल्व दिस क्वेरी। तो इससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर को भी आपकी थॉट प्रोसेस जानने का एक मौका मिलता है। एंड अगर आपके कोड में कोई फ्लॉ हुआ, अगर आपकी सीक्वल क्वेरी में कोई फ्लॉ हुआ, तो वो आपको पहले ही बता दें कि आप इसको किसी और तरीके से सॉल्व करिए। तो बिफोर राइटिंग द क्वेरी आपको सब चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या असम्पशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आउटपुट क्या चाहिए, एंड ये आपका रास्ता होने वाला है। इसके बाद आपका पाथ बहुत ही सिंपल होता है, जिसमें आपको स्ट्रेट अवे एक सीक्वल क्वेरी को ही लिखना होता है। इसके बाद आएगा स्टेप नंबर 5, जहाँ पे आप एक्चुअली क्वेरी को लिखते हो। और यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ शांत होकर क्वेरी को लिखते रहते हैं। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपको बहुत ज़्यादा बोलना है, बट ट्राई टू थिंक अलाउड, ताकि अगर कहीं पे आप सिंटैक्स गलत कर रहे हो या फिर कहीं पे कुछ भी गलती हो रही है, इंटरव्यू को पता हो। फॉर एग्जांपल कि अभी मैंने अपनी स्क्रीन पे एक क्वेरी लिखी हुई है कि इफ यू विल हैव टू फाइंड द एम्प्लॉयज व्हिच आर हायर्ड इन 2023, राइट। तो आपने एक बहुत ही बेसिक क्वेरी, आई नो, आपने लिख लिया कि सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, हायर डेट फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल वेयर द हायर डेट इज 2023, राइट। तो इसमें व्हेनेवर यू आर राइटिंग द क्वेरी, सो यू ट्राई टू टेल देम कि व्हेनेवर यू आर राइटिंग दिस सिलेक्ट की I'm trying to select the employee ID. These are all the columns that we need. So I'm going to select them from the employees table. And so I'm going to use this year function, which is provided by SQL, to get the exact year in which they were hired. तो इससे क्या होता है कि आपका थॉट प्रोसेस भी उनको पता लगता रहता है, और अगर कहीं आप सिंटैक्स में गलत कर रहे हो, कुछ गलत फंक्शन यूज कर रहे हो, सो दे विल बी एबल टू हेल्प यू, बिकॉज एट द एंड दिस इज मोर ऑफ अ डिस्कशन। अब जब तक आपने सूडो कोड उनको बता दिया, राइट, तो
काफ़ी हद तक इंटरव्यूज को पता लगा कि यू आर ऑलरेडी ए केपेबल कैंडिडेट। दे वोंट लाइक कि अगर आप ना छोटी सी कोई गलती कर रहे हो, कुछ भी आपकी एरर आ रहा है, तो उसमें वो आपकी हेल्प कर देंगे। एंड ऑल्सो क्वेरी को लिखने के बाद यू कैन ऑल्सो टेल योर ऑल्टरनेटिव अप्रोचेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो फाइंडिंग द एम्प्लॉयज हायर्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर की जो क्वेरी है, तो उसमें क्या हो सकता है कि आप बिटवीन क्लॉज भी यूज़ कर सकते हो, राइट। तो वो कैसे वर्क करता है, आप किस सिनेरियो में यूज़ करोगे, आप वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। सो व्हेन यू आर थिंकिंग अलाउड, आप उनको ये बता सकते हो कौन से कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। सो इट्स सॉर्ट ऑफ गेट द अटेंशन ऑफ द इंटरव्यूअर कि अगर आपने कहीं पे भी कोई गलती करी, कुछ भी होगा, तो वो आपको सही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर पाएंगे। तो यार जब आप सीक्वल क्वेरी लिख रहे हो ना, अगर मैं इसकी एडवाइस दूं तो इस राउंड को आप मोर ऑफ ए पेयर प्रोग्रामिंग ट्रीट करो, नॉट एज एन इंटरव्यू। पेयर प्रोग्रामिंग मीन्स कि दो लोग मिलके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप उनको एक्सप्लेन करोगे ना कि ये सब चल रहा है, सारी रिक्वायरमेंट्स ले रहे हो, तो इट विल फील वेरी कंस्ट्रक्टिव और उनको एक आइडिया भी आ जाए कि अगर इस पर्सन के साथ मेरे को एक ही टीम में एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना पड़े, सो दिस पर्सन इज़ अ गुड फिट। तो काफ़ी बारी अगर होगा कि अगर बाई चांस आप एंड में प्रॉपर सीक्वल क्वेरी या एफिशिएंट सीक्वल क्वेरी ना भी लिख सको, तो उनको पता लगा कि दिस पर्सन इज कोचेबल, या फिर थोड़ा सा हिंट देने पे भी ये बंदा सही क्वेरी लिख लेता है। सो देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी कि आपको पॉजिटिव कॉल बैक आएगा। एंड विद दिस यार लास्ट स्टेप आता है जहां पे आपको टेस्ट केसेस को ड्राई रन करना है। फॉर एग्जांपल जब आपने क्वेरी को भी लिख दिया है, राइट, सो यू कैन ऑल्सो टेल देम कि इफ दीज आर द सिनेरियोज वी हैव दिस काइंड ऑफ डेटा, तो आप ये आउटपुट को एक्सपेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपको एम्प्लॉयज़ को फाइंड करना होगा जिनकी सैलरी इज ग्रेटर देन द एवरेज, राइट। सो आपने क्वेरी को लिखा, आपने सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करा। तो इस केस में अगर आपको कोई आउटपुट नहीं भी दिया हुआ, तो आप इनको ये बोल सकते हो कि इफ दीज आर द इनपुट्स, राइट, फॉर एग्जांपल देयर आर कपल ऑफ एम्प्लॉयज जिनकी 50, 60, 70, 80 के है, कि आप उनको बता दो कि इनकी अगर हम एवरेज करते हैं, सो लेट्स से कि 72.5 के इज द एवरेज, राइट। एंड आफ्टर दिस क्वेरी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी 72.5 के से जिनकी ज़्यादा सैलरी है, दे विल बी इन द आउटपुट। तो आप कह सकते हो कि 80 के और 100 के वाली ये दो रोज होंगी जो आपकी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद आउटपुट में आएगी। सो दिस वे यू आर ऑल्सो कन्फर्मिंग कि जो आपने क्वेरी को लिखा हुआ है उसका आपके पास अच्छा आउटपुट आ रहा है। बस यार ये सारी चीज़ें करके आपके सीक्वल के इंटरव्यू को क्लियर करने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर इसको क्विकली रीकैप करना हो, सो आपको ये मिस्टेक्स को अवॉइड करना होगा। सबसे पहले आपको साइलेंट कोडिंग नहीं करनी, यू विल हैव टू थिंक अलाउड, ताकि इंटरव्यू को पता हो कि आप एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जा रहे हो, और अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो वो आपको सही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर सके। नंबर 2, एज्यूमिंग कि आपको सारा क्वेश्चन क्लियर है, राइट। जैसे ही आपको इंटरव्यूअर ने एक क्वेश्चन दिया, यू ट्राई टू क्लैरिफाई द रिक्वायरमेंट्स। चाहे आप काउंटर क्वेश्चन पूछो, चाहे आप उनको सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दो, इससे आपको सिर्फ रिक्वायरमेंट्स की ही क्लैरिफिकेशन नहीं होती, रादर आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाता है सोचने के लिए। नंबर 3 वुड बी राइटिंग द कोड इमीडिएटली। एकदम से स्टार्ट मत करो, टेक योर टाइम, गैदर योर थॉट्स और अपनी अप्रोच को बताओ। इससे आप ही को फायदा होगा, बिकॉज आपको पता होगा कि आपको किस टाइप की क्वेरी को लिखना है। नंबर 4 वुड बी सेइंग आई एम डन विदाउट इवन वैलिडेशन। जब आपने एक क्वेरी लिख ली हो, ट्राई टू डू सम ड्राई रन विद द टेस्ट केसेस, और आप उनको एक्सप्लेन करो कि अगर ये डेटा सेट आपको दिया है, सो दिस इज द काइंड ऑफ आउटपुट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग यूजिंग योर क्वेरी। नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉट एक्नॉलेजिंग व्हेन यू आर स्टक। काफ़ी बार ऐसा होता है जब इंटरव्यू में आप ब्लैंक हो जाते हो, आप सोच नहीं पाते, राइट, एंड देन यू ट्राई टू डू रैंडम थिंग्स। ऐसा मेरे साथ बहुत बार ही हुआ है कि आप कुछ भी कर रहे हो यार इंटरव्यू में, राइट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू थिंक, अगर आपको सिंटैक्स याद नहीं आ रहा, अगर आपको फंक्शन याद नहीं आ रहा, रादर देन जस्ट सेइंग रैंडम थिंग्स या ना कुछ भी गलत मलत लिखने के बजाय, जस्ट ट्राई टू कन्वे टू द इंटरव्यूअर कि लेट्स से यू आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट द ईयर आउट ऑफ डेट कॉलम, राइट। सो यू टेल देम कि यार एक मेथड होता है, एक फंक्शन होता है टू गेट द ईयर, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द सिंटैक्स, या फिर मेरे को वो याद नहीं आ रहा, राइट। तो उस केस में दे कैन हेल्प यू विद कि आप ये फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। सो ऑलवेज ट्राई टू सीक हेल्प जब भी आप कहीं पे स्टक होते हो। बस यार ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके आपका सीक्वल इंटरव्यू पक्का क्लियर हो जाएगा। बाकी जाने से पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं अपने इंटरव्यूज क्लियर करने में या फिर अपस्किल करने में, ताकि मैं उस हिसाब से वीडियोस को बना सकूं। क्योंकि यार मेरा एम ये है कि इस 2026 में आपको एक अच्छी हाई पेइंग जॉब दिलवा के रहना। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।